चलो स्टार्ट करते हैं फजांस रूल। तो फजांस रूल में बताओ मेरे को, फजांस रूल क्या बताता है? फजांस रूल बताता है कि आयनिक कंपाउंड में कोवैलेंट कैरेक्टर किसमें ज्यादा है किसमें कम है। तो फजांस रूल स्पेल्स अबाउट कोवैलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड। तो कैसे बताता, बात रहा कैसे बताएगा। तो कैसे बताता है, तो इसमें दो पार्ट होता है, एक केटाइन का और एक एनाइन का। केटाइन जो है उसका जो ऑर्बिटल्स है वो एनाइन को अपने तरफ क्या करता है, खींचता है। खींचने की वजह से उसका ऑर्बिटल्स ऑफलाइन स्टार्ट है, जिसको आना है आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कई दिन से मैं बोलता हूँ जिसको ऑफलाइन आना है आ जाओ, ठीक है। कोई अगर बोलता भी है कि नहीं आना है अभी, आके जबरदस्ती बैठ जाओ, तो भगाएगा थोड़े ना, बराबर है क्या? तो ये थोड़े बोलेगा भाग जाओ, नहीं बोलेगा ना। तो केटाइन छोटा होगा, तो जितना छोटा होगा तो उतना ही एनाइन को, मैं क्या बोला, विठल सर बोले ऑनलाइन करो, तो ठीक है विठल सर का बात मानो तुम, तब क्यों बार बार मेरे से पूछ रहे हो। तो केटाइन क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। केटाइन अगर छोटा होगा, ये सब पढ़े हो ना, कल के टेस्ट के चक्कर में क्लास नहीं अटेंड, ऐसा नहीं कि छोड़ दिए ना। तो केटाइन अगर छोटा होगा तो ओवरलैपिंग क्या होगा, ज्यादा। अगर ज्यादा ओवरलैपिंग होगा तो उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा। यानी केटाइन जितना छोटा होगा उतना ही एनाइन को अपने तरफ खींचेगा, जितना ज्यादा खींचेगा उतना ही ओवरलैपिंग ज्यादा होगा। मोर ओवरलैपिंग मोर कोवैलेंट। क्लियर? तो क्वेश्चंस बताओ कि BeCl2 MgCl2 CaCl2 SrCl2 BaCl2 में कोवैलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा, सीक्वेंस बताना है। कोवैलेंट कैरेक्टर किसमें ज्यादा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि कोवैलेंट कैरेक्टर का मतलब ये कोवैलेंट कंपाउंड है, नहीं। ये कंपाउंड कौन सा है, आयनिक। तो सबसे ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर किसका है, क्यों ज्यादा है, कल लिखवाया था क्या, स्मॉल साइज है। बेरिलियम इज स्मॉलर देन बेरियम, इसको मिला दोगे तो बेब्बा बन जाएगा ये। तो बेरिलियम इज स्मॉलर देन बेरियम, ठीक है। तो ये ओवरलैपिंग ज्यादा करेगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा। तो BeCl2 में कोवैलेंट ज्यादा है। अच्छा, इसमें कोवैलेंट कम है तो आयनिक क्या होगा, तो BeCl2 में कोवैलेंट ज्यादा है। तो ज्यादा होने का मतलब ये मत सोच लेना कि 95% कोवैलेंट आयनिक है और 5% कोवैलेंट, 95% कोवैलेंट है। कोवैलेंट का मतलब मेजोरिटी में क्या होगा, आयनिक ही होगा। अब इनमें आयनिक कोवैलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा, मतलब ये नहीं कि कोवैलेंट बॉन्ड बन गया, बॉन्ड तो आयनिक ही है। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं ना, बॉन्ड तो आयनिक ही है। यहाँ क्या होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो, तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे केटाइन के लिए, अब थोड़ा सा एनाइन के लिए बात करते हैं। लिखे लिखे हो ना तुम लोग, ये नहीं लिखे थे क्या, लिखो। बीच में MgCl2 है, तुम लोग का 10th का रिजल्ट कब मिलने वाला है, किसके बेसिस पे, 9th के बेसिस पे।
9th में कितना परसेंट आया? तो मार्क्स कम आ जाएगा। ये लिख लिए। ये मेथड अच्छा है ऐसा, ये क्या खराब है? है खराब है? अच्छा है, नहीं पढ़ने वाला के लिए अच्छा है और पढ़ने वाला के लिए अच्छा नहीं है, बरोबर क्या? बहुत तैयारी किए थे तुम लोग। सब सपना चला गया। जेई मेंस में क्वालिफाई होने के लिए मार्क्स कितने चाहिए? 360 में मिनिमम 260 250 के ऊपर तब एनआईटी मिलेगा। चलो आगे देखते हैं। तो हम केटाइन के बारे में बात करते हैं। अब हम एनाइन हो लेते हैं। जैसे मान लो हमने लिया NaF, NaCl, NaBr, NaI। अब पहले ध्यान से समझो इस क्वेश्चन में और इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस इतना ही है कि उसमें केटाइन चेंज हो रहा था और एनाइन कॉमन था, एनाइन कॉमन था। इसमें केटाइन सेम है, यानी खींचने वाला सेम है और ये जो खींचा चला जा रहा है वो डिफरेंट है। समझ लेते हैं। ये है सोडियम और ये फ्लोरीन। एक चीज ध्यान में रखना कि सोडियम खींचेगा और ये इधर खींचा चला आएगा, फ्लोरीन खींचा चला आता है। जैसे टैग ऑफ वार होता है ना, तो हम खींच रहे हैं और वो उधर खींचा चला आ रहा है। तो मुझे बताओ कि जब टैग ऑफ वार में अगर मुझे जीतना है तो मेरे को स्ट्रांग होना पड़ेगा और जो मेरे तरफ खींचा चला आ रहा है वो क्या होना पड़ेगा? वीक, वीक होना पड़ेगा ना। तो कुछ ऐसा ही सोचना है। सोडियम अगर क्लोरीन है, सोडियम अगर खींचे ब्रोमीन को, तो मुझे बताओ कि आयोडीन है, आराम से कौन खींचा चला आएगा? फ्लोरीन या आयोडीन? कौन खींचा चला आएगा? खींचा चलाना मतलब ये सामने वाला वीक होगा, वीक होना। आराम से खींचा चला आएगा आयोडीन। देखो जितना छोटा होता है उतना ही अट्रैक्शन ज्यादा होता है। ये बोलेगा हम नहीं आएंगे इधर। आयोडीन बड़ा है, उसमें अट्रैक्शन इधर जाना है ना इसको। ये आयोडीन बड़ा है तो ये बोलेगा कि हम आराम से खींचा जाएंगे, क्योंकि छोटे वाला का अट्रैक्शन ज्यादा होता है। ये अब छोटा मत सोचना, अब ये छोटा है तो ये इधर आएगा ही नहीं, इधर भी ये खींचेगा ना, इसको इधर जाना है। ये छोटा वाला स्ट्रॉन्ग है, इधर अब ये नहीं कि इसको इधर खींचना है, नहीं, इसको इधर जाना है। मैं टैग ऑफ वार का एग्जांपल क्यों लिया? ये खींचने वाला उधर से खींचा चला आ रहा था, सामने वाला वीक होना, और वीक के लिए साइज क्या होना? बड़ा होना, तब ये खींचा चला आएगा और ये बोलेगा हम नहीं जाएंगे, हम तो खुद ही स्ट्रॉन्ग है। तो एनाइन, एनाइन जो खींचा चला जाता है उस प्रॉपर्टीज को बोलते हैं पोलराइजेशन। उसमें पोलराइजिंग पावर बोलते थे केटाइन के लिए, और हम एनाइन के लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे? पोलराइजेशन, पोलराइजेशन यूज करेंगे। तो एनाइन के लिए हम यूज करने वाले हैं पोलराइजेशन। तो एनाइन के लिए हम क्या यूज करेंगे? पोलराइजेशन। और पोलराइजेशन होने के लिए एनाइन का साइज क्या होना? साइज बड़ा होना। साइज बड़ा होगा तो पोलराइजेशन क्या होगा? ज्यादा होगा। अब देखो यहां से सोडियम, अब खींचने वाला सेम है, पहले ध्यान से समझो, खींचने वाला सेम है। तो मैं फ्लोरीन को ज्यादा खींच लूंगा या आयोडीन को? आयोडीन को, क्योंकि छोटा वाला नहीं खींचा पाएगा। अब तुम सोचो छोटा वाला तो आराम से खींचा जाएगा, नहीं, छोटा वाला स्ट्रांग होता है, वो आ नहीं पाएगा, और आयोडीन बड़ा वाला है
तो आराम से उसको मैं खींचूंगा, क्योंकि छोटे वाला में अट्रैक्शन ज्यादा होता है, तो आयोडीन को मैं आराम से खींच देंगे। तो आयोडीन को ज्यादा खींचेंगे तो ओवरलैपिंग क्या होगा, ज्यादा। तो पोलराइजेशन ज्यादा होने के लिए एनायन का साइज ज्यादा है, तो ज्यादा साइज अगर है तो ओवरलैपिंग क्या होगा, ज्यादा होगा। और ओवरलैपिंग ज्यादा होगा तो कोवैलेंट क्या होगा, ज्यादा। मोर ओवरलैपिंग मोर कोवैलेंट। तो मुझे बताओ कि इसमें सबसे ज्यादा ओवरलैपिंग किसमें होगा, आयोडीन में या फ्लोरीन में? तो आयोडीन में होगा। तो बताओ किसमें कोवैलेंट ज्यादा होगा, जिसमें ओवरलैपिंग होगा। तो NaI में कोवैलेंट NaI में ज्यादा होगा, NaBr NaCl NaF। समझ लगा? ये बात समझ में आई क्या? कह कहाँ गया? तो बताओ अब मेरे को कि मोर ओवरलैपिंग होने के लिए केटाइन क्या होना, केटाइन क्या होना, मोर ओवरलैपिंग के लिए मैं बोल रहा हूं। पहले इसको लिख लो फिर बताते हैं। ये लिख लिए सबने? पहले लिख लो, एक दूसरे में मिक्सिंग हो जाएगा। तो 1 जुलाई से कॉलेज खुल रहा है, कल से ऑफलाइन। जुलाई अगस्त सितंबर, कौन से 2021 से 22 है? 21 वाला ना, ये सुने 2021, उससे पूछना पड़ता है ये 21 बोल रहे हो 22 बोल रहे हो, क्योंकि सितंबर पिछले साल से हम सुनते आ रहे हैं। हाँ अब देखो, अगर हम दोनों को मिक्स करते हैं, केटाइन और एनाइन को, अब समझ में आ गया ना? केटाइन छोटा बढ़ रहे थे और एनाइन ज्यादा। तो अगर हम चाहते हैं कि मोर ओवरलैपिंग हो, मोर ओवरलैपिंग हो, मोर ओवरलैपिंग हो, तो मोर ओवरलैपिंग मतलब मोर कोवैलेंट। तो केटाइन क्या होना, केटाइन स्मॉल होना। जितना छोटा होगा उतना ही अट्रैक्ट ज्यादा करेगा, यानी खींचने वाला पावरफुल होना चाहिए, और जो उधर से खींचा जा रहा है वो वीक होना चाहिए। तो एनाइन क्या होना, लार्ज होना। तो फॉर मोर ओवरलैपिंग केटाइन शुड बी स्मॉल और एनाइन शुड बी लार्ज। फॉर मोर ओवरलैपिंग केटाइन शुड बी स्मॉल एंड एनाइन शुड बी लार्ज। For more overlapping, cation should be small and anion should be large. चलो मेरे को ये बताओ कि BeF2, BeCl2, BeBr2 और BeI2 में आपको ये बताना है क्वेश्चन में कि कोवैलेंट कैरेक्टर किसमें ज्यादा है, मतलब सीक्वेंस बताना है कोवैलेंट कैरेक्टर है। तो देखो इसमें केटाइन क्या हो गया, सेम। तो एनाइन क्या होना, एनाइन एनाइन डिफरेंट है, लार्ज होना ना। एनाइन क्या होना, तो फ्लोरीन बड़ा है क्या आयोडीन, तो किसमें ओवरलैपिंग ज्यादा होगा, फिर किसमें होगा, फिर किसमें होगा, फिर किसमें होगा, है फ्लोरीन ही तो लिखा हूं।
राफिया। राफिया कौन है? जो उस दिन आई थी वही है क्या? हाँ है रसिया, अर्सिया। तो मेरे को ये बताओ, ऑफलाइन ज्यादा समझ में आता है कि ऑनलाइन? ऑनलाइन कुछ भी नहीं आता है। ये नहीं बोलो कि कुछ भी नहीं आता, ये बोल सकते हो कि ऑफलाइन के कंपेयर में वो वैल्यू नेग्लेक्टेड है। वो ऑफलाइन में ज्यादा समझ में आता है, हमें पढ़ाने में ऑफलाइन ही अच्छा लगता है। अब ऑनलाइन पढ़ाए तो बैठे रहते हैं यहाँ पे हैं। किसमें? ऑफलाइन में क्या ऑनलाइन में? ऑफलाइन में डिस्टर्ब भी होते हैं? नहीं होते ना, कंसंट्रेशन बना रहता है। और ऑफलाइन में, ऑनलाइन में क्या है, खाना भी खा लेते हो उसी में है, नाश्ता भी चलता है, तो भी जाते क्या? तो वो विदिता पूछ रहे है कि ऑफलाइन में तनिष्का है क्या? तनिष्का 2-3 है ना इस क्लास में। तनिष्का आहे का ऑफलाइन? चलो आगे बढ़े। अब तो जब केटाइन और एनाइन दिया जाएगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर निकाल लोगे ना, किस में ज्यादा होगा? एनाइन छोटा होना, और ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा कि केटाइन एनाइन का मिक्स दे दे, हम फिर आइडिया कैसे लगा पाएंगे? कोई चीज कंपेयर अगर करते हैं तो कोई चीज सिमिलरिटी भी होना चाहिए ना उसमें। ये नहीं कि सर इसमें केटाइन एनाइन सब कुछ अलग अलग रहेगा तो कैसे बता ले जाएंगे? लैटिस पढ़ा दिया था ना। हाँ तो सबके एक एक बाद में चल के एक अभी मतलब शॉर्ट नोट्स बनाना कि लैटिस एनर्जी के लिए कौन सा फैक्टर चेक किया जाएगा, फजांस रूल के लिए क्या चेक किया जाएगा, केटाइन क्या होना, एनाइन क्या होना, सब बनाना पड़ेगा तुम्हें, कंटिन्यू मेहनत करना पड़ेगा। चलो ये हो गया। अब हम थोड़ा सा फजांस रूल में, अब हम ये जो एलिमेंट हमने लिया है वो तो एस ब्लॉक का लिया, अब कुछ हम एलिमेंट लेते हैं जो कि डी ब्लॉक का है। तो पहले हम हेडिंग डालो, अभी हम फजांस रूल में ही पढ़ रहे हैं, तो हेडिंग डालो सूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। सूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन क्या बोलते हैं? सूडो ना, फॉल्स। सूडो मतलब क्या होता है? सूडो, सोनू सूड नहीं, सूडो मतलब फॉल्स। सूडो का स्पेलिंग कहां से स्टार्ट होता है? पी से। सूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन, राइट डाउन हेडिंग। सूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन, सूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन, ठीक है। एक होता है इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन, ये होता है सूडो इनर्ट। इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन किसको बोलते हैं? जिसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। सूडो का मतलब जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 18 इलेक्ट्रॉन। वैलेंस सिंपल से इसका डिफिनेशन है कि अगर वैलेंस सेल में 18 इलेक्ट्रॉन है, दैट इज नोन एज सूडो इनर्ट गैस, ठीक है। अभी हम चेक करेंगे किसका 18 है। अब ध्यान देना, अगर सूडो इनर्ट गैस है तो पोलराइजिंग पावर किसका ज्यादा होगा? अच्छा, मोर पोलराइजिंग पावर मोर कोवैलेंट, ध्यान रखना, क्योंकि जितना वो खींचेगा मोर कोवैलेंट है ना।
तो पोलराइजिंग पावर जितना ज्यादा होगा उतना ही कोवेलेंट ज्यादा होता है। तो कुल मिलाकर हम ये बोल सकते हैं कि सूडो, आखिर पढ़ने के पीछे पर्पस ये है, मैं शॉर्ट में लिखूं सूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन, आईसी लिख दिया। सूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन का पोलराइजिंग पावर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन यानी अगर मान लो हमारे को दो कंपाउंड दिया जाए और एक कंपाउंड में सूडो इनर्ट है और एक कंपाउंड में इनर्ट है, तो बताओ पोलराइजिंग पावर किसका ज्यादा होगा? सूडो इनर्ट का। तो बताओ किसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा? सूडो इनर्ट में। ठीक है, अब पहले हम जान लेते हैं कि किसके हम सूडो इनर्ट किसको बोलते हैं। जैसे मान लो Zn+2 का कॉन्फ़िगरेशन निकाल रहे हैं, तो Zn+2 का कॉन्फ़िगरेशन में बताओ कि दो इलेक्ट्रॉन्स कहां से लूज होगा? आउटर सेल से। तो आउटर सेल कौन है? चलो पहले मैं Zn का निकाल दिया। तो मुझे बताओ अगर हमें दो इलेक्ट्रॉन्स लूज करवाना होगा तो कहां से करवाएंगे? 4s से लूज करवाएंगे। तो मैं यहां से लिख दूं Zn+2 डायरेक्ट, 4s क्या हो जाएगा? 0। तो बताओ आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? कितने? अब तुम बोलोगे 10। 10 नहीं है ना, गलत बोल रहे हो ना, एक दिन सिखाया था ना, ये सब 3 है। 3 3 3 सब काउंट करेंगे ना। और इससे पहले आउटर सेल में कितना था? 2 4 था, तो 2 लॉस हो गया। ये जो है पहले था 2, सॉरी यहाँ पर 4s2 था, ये तो लॉस हो गया। अब आउटर सेल कौन बन चुका है? 3। 3 में कौन रहता है? तो तीनों का नाम लेंगे ना, क्या एक का नाम लेंगे? तीनों आउटर सेल है ना, ये केवल ये थोड़े कि 3d आउटर है, 3s भी आउटर है, 3p भी आउटर है, 3d भी आउटर है, एक दिन सिखाया था मैंने। तो यहां पर अब बताओ फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, और दूसरे में और तीसरे में? ये एक्चुअली जिंक का कॉन्फ़िगरेशन था, और जब 2 लॉस कर दिया तो कितना बचा? यहां से तुम देख सकते हो 18। इसके Zn+2 के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 18। तो ये Zn+2 जहां आएगा वो किस कैटेगरी में आएगा? सूडो इनर्ट आएगा, नहीं आएगा? सूडो इनर्ट किसको बोलेंगे? जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 18 इलेक्ट्रॉन होगा। क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 18 है या नहीं है? तो Zn+2 के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 18 इलेक्ट्रॉन है, दैट्स वाई Zn+2 किस कैटेगरी में आएगा? सूडो इनर्ट। क्लियर? अब ध्यान देना, अब इस पे मैं क्वेश्चन अभी दे रहा हूं। हमसे पूछा गया कि ZnCl2 में और NaCl में या MgCl2 ले लो, MgCl2 में तुम्हें कोवैलेंट कैरेक्टर निकालना है। कोवैलेंट कैरेक्टर किस में ज्यादा होगा? ध्यान से समझना। तो बताओ यहां पर जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? है ना, और यहाँ Mg का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा और इसका क्या होगा? ये किस में आएगा? सूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। और ये किस में आएगा? तो पोलराइजिंग पावर किसका ज्यादा होगा? ये मैं लिखा हूं, इसलिए कोवैलेंट किसका होगा? तो कोवैलेंट। क्या ये बातें समझ में आई? फिर से देख लो, बताओ मेरे को डाउट है तो। बहुत आसान चीज है। ये ऐसा वो तुम्हें 20 तक सिखाया जाता है, 20 के ऊपर ऐसे करना है। 288 वाला जो फिल करते हो ना, वो 20 तक ही वैलिड है, ऊपर नहीं चलता वो। ओ नहीं, ऐसा नहीं कि 80 नहीं फिल करेगा। सिद्धि वाई इज नॉट यूज साइज फैक्टर। साइज फैक्टर तब यूज करते हैं ना
अब इस दोनों में एक डी ब्लॉक का है, एक क्या एस ब्लॉक का है, तो यहाँ साइज नहीं देखेंगे, टॉप टू बॉटम नहीं है ना, एक डी का है एक एस का है। तो यहाँ पर जो मेन लॉजिक होता है वो, अब मान लो बुक में होता ना कि इस साइज के ऊपर है, तो हम भी बोल देते साइज के ऊपर है, लेकिन बुक में ऐसा है तो हम भी बोलते हैं ऐसा है। इसी को तो बोलते हैं केमिस्ट्री है, जो बोला गया हम भी बोल दे रहे हैं। अगर बुक में बोलता है कि साइज पे बताना है तो हम भी साइज पे बताते हैं। तो यहाँ साइज एमजी और जिंक में आसानी से नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है, कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ सूडो इनर्ट, तो क्वेश्चन से कि तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि कब सूडो इनर्ट पे देखना है और कब साइज पे देखना है। तो ये तुम्हें क्वेश्चंस देख के समझ में आ जाएगा, तो इसके लिए परेशान नहीं होना है। एक डी ब्लॉक कर देखो और एक एस ब्लॉक कर देखो, आसानी से हो जाएगा। हाँ, अगर एस ब्लॉक का है ना, साइज चेक करो, ठीक है। अगर एस और पी ब्लॉक का है तो आर्गोन है सूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन, नहीं, आर्गोन में सूडो नहीं होता, आर्गोन में 8 होता है ना आउटर सेल में। हीलियम नियोन आर्गन, कौन है गधा, कॉन्फ़िगरेशन 10 क्लास पढ़े नहीं तुम लोग ना। हीलियम नियोन आर्गन, आर्गन में 18 होता है, 18 के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 8। 8 अगर ओवर तो किस कैटेगरी में रखेंगे, इनर्ट गैस। तो एस और पी वाला को इनर्ट गैस में रखें। तो 10th में कितने दिन क्लास गए थे तुम लोग, 3 महीने स्टार्टिंग के हैं, अल्टरनेट करके वो भी, हाँ अच्छा। तुम लोगों जो सुने हो ना, जब तुम लोग पढ़ के बीटेक करके एमबीबीएस करके जब जॉब के लिए पहुंचोगे, इंटरव्यू दोगे, तो सामने वाला इंटरव्यूअर पूछेगा कि किस बैच से हो, तो तुम लोग बोलो कोरोना बैच से, तो जवाब देगा ठीक है घर पे जाओ और घर पे सेफ रहो, जॉब करने की कोई जरूरत नहीं है। अब ध्यान से देखो, एक एग्जाम्पल हमने लिया, अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कॉपर है, तो मालूम है तुम्हें कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन, कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p6, एक्सेप्शन होता है मालूम है ना, और 4s1 होता है और 3d10 होता है। अब ये आउटर से 1 है, अगर मान लो +1 का अगर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, नहीं होगा। अब इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, और ये 8 और ये 18, तो ये भी किस कैटेगरी में आएगा, सूडो इनर्ट। तो अगर पूछा जाएगा कि CuCl में और NaCl में बताओ किसमें पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, सूडो इनर्ट में। तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा है किसमें, कोवैलेंट कैरेक्टर किसमें ज्यादा है, और ऐसे भी देख सकते हो, देखो एस में और डी में अगर कंपेयर किया जाए ना, एस वाला आयनिक ज्यादा होता है, मेटालिक ज्यादा है तो आयनिक भी ज्यादा होता है, ऐसे भी बोल सकते हो, एस वाला ज्यादा आयनिक होता है कंपेयर टू डी। तो मैंने हाइड्रेशन एनर्जी सिखा दिया तुम लोग को ना, हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेटेड रेडियस, लाइटिस एनर्जी सिखा दिया, और ये ये अयान टूल सिखा दिए, समझ में आ गया ना। अब नेक्स्ट आते हैं टॉपिक पे, जो टॉपिक में भेजता हूँ पढ़ के आते हो तुम लोग, पढ़ के आया करो थर्मल एनर्जी, उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं थर्मल एनर्जी।
जो टॉपिक भेजते हैं ना उसको थोड़ा पढ़ के आओगे तो तब मैं बोलता हूँ एक टॉपिक आसान नहीं है सीखना। हाँ आसान तब लगेगा, लॉजिक इसमें पढ़ने में तुम्हें बहुत ज्यादा मन लगेगा तब, जब तुम्हें उसमें सीखने की ललक होगी कि नहीं इस टॉपिक में बहुत अच्छा सीखना है, बहुत इस टॉपिक को बहुत अच्छा करना है। ऐसे मान के चलो कि हम इस टॉपिक को बहुत अच्छा करना है, तब जाके इनऑर्गेनिक बहुत अच्छा हो जाएगा। ये टॉपिक की वजह से जब तक तुम्हें फील आ जाएगा ना इसमें कि नहीं हमें इस टॉपिक को चीजें समझने लग गए कि बॉन्ड बन रहा है, ये डिजोल्व हो रहा है, तब जाके और उसमें चीजें क्वेश्चंस अच्छे समझ में आएंगे, समझदारी बढ़ेगी, केमिस्ट्री स्ट्रांग होता चला जाएगा। ये फजान शुरू लोग हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे थर्मल स्टेबिलिटी। तो थर्मल स्टेबिलिटी अब ध्यान से देखना, और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हर पॉइंट पर लिखा करो कि हाइड्रेशन एनर्जी कब ज्यादा होगा, लाइटिस एनर्जी कब ज्यादा होगा, फजान में कोवैलेंट कब ज्यादा होगा, पोलराइजिंग पावर कब ज्यादा, ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा तुमसे। और वॉल्यूम तुम्हारे पास है ना, तो वॉल्यूम से क्वेश्चन बनाओ। इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड का बनाना है। If we compare between Zn+2 copper +2, then लेफ्ट राइट, कॉपर पहले आता है और जिंक बाद में आता है, कॉपर का नहीं ज्यादा होगा, ऐसे नहीं पूछा जाता है, कभी भी कंपेयर सिमिलरिटी रख के पूछा जाता है। नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी क्या क्या बोल रहे हो? उसी के आगे आसपास होगा, ये हो सकता है टॉपिक तुम्हारे वॉल्यूम में नहीं भी हो। लाइटिस एनर्जी है ना, लाइटिस एनर्जी का क्वेश्चन दिया है, उसके बाद सोलुबिलिटी है, आइसोमॉर्फिज्म है, ये टॉपिक इसमें नहीं है, ठीक है। फजांस है, फजांस रूल है, तो मैं थोड़ा एडवांस कर करके पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। फजांस है और लाइटिस है और सोलुबिलिटी है। सोलुबिलिटी है क्या, अभी नहीं समझ में आएगा, जब मैं पढ़ा लूंगा ना तब समझ में आएगा, तब अब तुम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ोगे ना तब समझ में आ जाएगा पूरा। जब तक मैं टीच नहीं करूंगा तब तक उसमें से कुछ भी समझ में नहीं आएगा तुम्हें, समझ में आएगा। तो मैं पढ़ा लूंगा तो एक एक पॉइंट उसमें बहुत अच्छे से पॉइंट से लिखा हुआ है, लेकिन वो चीजें अभी तुम्हें नहीं लगेगा, वो जब मैं पढ़ा लूंगा, जब तुम उससे फेमिलियर हो जाओगे तब वो चीजें पढ़ोगे ना तब उसका मीनिंग समझ में आएगा, अभी नहीं समझ में आएगा। प्लीज सेंड पीडीएफ फॉर्मेट, पीडीएफ मैं नहीं सेंड करता हूँ, पीडीएफ क्लास कोऑर्डिनेटर से मांगा करो। थर्मल स्टेबिलिटी, अब ये मत बोलने लग जाना कि इसका डेफिनेशन क्या है। थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब होता है, थर्मल मतलब हीट, यानी हीट देने के बावजूद भी उसमें स्टेबिलिटी बना रहे, ठीक है। यानी अगर मान लो एक आयरन का रॉड है और एक ये मार्कर है, इसको हीट कर देंगे ये मेल्ट हो जाएगा, आयरन का रॉड जल्दी मेल्ट नहीं होगा, यानी उसमें थर्मल स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा है। थर्मल मतलब हीट, यानी हम उसको हीट करने के बाद जल्दी वो ब्रेक नहीं हो रहा है। तो हम कोई चीज को अगर हीट करते हैं तो उसका बॉन्ड क्या हो जाता है, टूट जाता है। जैसे वाटर को हीट करते हैं तो वेपराइज हो जाता है, उसके बॉन्ड टूटा होगा तभी ना वेपर बना होगा। गैस, लिक्विड से गैस बनने का मतलब क्या हुआ, उसका बॉन्ड टूटा होगा। तो अगर हम हीट कर रहे हैं और जल्दी से वो टूट नहीं रहा है तो उसमें स्टेबिलिटी क्या है, उसमें स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा है। तो अगर हम हीट करेंगे और जल्दी वो ब्रेक नहीं होगा तो उसमें स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। हमें बॉन्ड के बीच में स्टेबिलिटी देखना है, तो इसके लिए हम दो कैटेगरी बनाएंगे। पहला कैटेगरी ध्यान रखना कैसे हम बना रहे हैं, तो एक यानी केस नंबर 1 में हम लेंगे सल्फेट आयंस के लिए, सल्फेट आयंस या कार्बोनेट आयंस या फॉस्फेट आयंस या बाइकार्बोनेट आयंस या बाई सल्फेट आयंस, इनके लिए लेंगे। और इनके लिए हम पहले लिख लेते हैं, जैसे हम लेते हैं नाइट्रेट भी लेते हैं, नाइट्रेट छूटा हुआ है,
नाइट्रेट आयंस, ये सब आयंस के बारे में मालूम है ना, सल्फेट आयंस, कार्बोनेट आयंस, फॉस्फेट आयंस, बाइकार्बोनेट आयंस, बाइसल्फेट आयंस और ये नाइट्रेट आयंस, सबको मालूम है ना। अब मैं इसका बॉन्ड बनाता हूं इसके साथ, लिथियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, रिबिडियम सल्फेट और सीजियम सल्फेट। अब ध्यान से समझना, अब एक चीज मैं तुम्हें स्टार्टिंग में ही समझा दिया था कि इस लिथियम में और इस सल्फेट में कौन सा बॉन्ड है, आयनिक। इस सोडियम में और इस सल्फेट में कौन सा बॉन्ड है, आयनिक। इन दोनों में आयनिक बॉन्ड है, बात पहले ही समझा दिया था। इनके बीच में भले कोवैलेंट है, वो अलग मैटर है, लेकिन इनके बीच में आयनिक है। तो मुझे ये जब आपसे पूछा जाएगा कि इसमें थर्मल स्टेबिलिटी किसमें ज्यादा है, तो अब ध्यान से सुनना कि इसमें अगर थर्मल स्टेबिलिटी तुम्हें निकालना है तो थर्मल स्टेबिलिटी इज यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक कैरेक्टर, यानी जिसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा उसमें थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। इसी कॉन्सेप्ट से हम चेक करेंगे, मोर आयनिक कैरेक्टर मोर थर्मल स्टेबिलिटी। तो मुझे बताओ कि लिथियम सल्फेट में और सीजियम सल्फेट में आयनिक कैरेक्टर किसमें ज्यादा है। अब ये सर तो मालूम नहीं, भूल गए, तो तुम्हें याद होगा आयनिक कैरेक्टर के लिए मैंने बताया था जल्दी से लॉस और जल्दी से गेन। तो देखो यहाँ पर सल्फेट गेन करने वाला सेम है, तो मुझे बताओ जल्दी से लॉस कौन करेगा, सीजियम या लिथियम, सीजियम करेगा ना। यानी इसमें आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, अभी तो फजांस से चेक कर लो। फजांस बोलता है कि जिसका साइज कम होगा उसमें ओवरलैपिंग ज्यादा, ओवरलैपिंग ज्यादा तो कोवैलेंट ज्यादा। तो देखो इसमें कोवैलेंट ज्यादा है तो आयनिक कम होगा, और जब कोवैलेंट कम है तो आयनिक, तो या तो फजांस रूल लगा लो या तो दीपक सर का रूल लगा लो, जल्दी से लॉस और जल्दी से गेन। उसमें आयनिक, फजांस कोवैलेंट को बताता है और हमने जो बताया वो आयनिक को बताया है। जल्दी से लॉस और जल्दी से गेन आयनिक होगा। तो आयनिक कैरेक्टर किसमें ज्यादा है, ऐसे भी जानते हैं कि टॉप टू बॉटम आयनिक बढ़ता है। आयनिक कैरेक्टर किसमें ज्यादा होगा, किसमें, मैं वेट कर रहा था कहीं लिथियम सल्फेट मत बोल। आयनिक कैरेक्टर किसमें ज्यादा होगा, और जब आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है तो उसमें थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस बॉन्ड को और इस बॉन्ड को तोड़ने में हीट ज्यादा देना पड़ेगा और इस बॉन्ड को तोड़ने में हीट कम देना पड़ेगा। इसीलिए बोला जाता है कि लिथियम सल्फेट विल इजिली डिकम्पोज ऑन हीटिंग, नॉर्मल हीटिंग का मतलब ये हुआ, अब मेल्ट करने के लिए तो आयरन को भी मेल्ट कर देंगे, बरोबर है क्या। लेकिन नॉर्मल हीटिंग का मतलब हुआ एक नॉर्मल हीटिंग मतलब नॉर्मल हीटिंग, बहुत ज्यादा हीटिंग नहीं। तो ये नॉर्मल हीटिंग पे भी क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। लेकिन ये नॉर्मल हीटिंग पे ब्रेक, अब मान लो ये मार्कर है, मार्कर को तुम रख दो टेरिस पे तो मेल्ट हो जाएगा सनलाइट में, नहीं, तो नॉर्मल हीटिंग बोलते हैं। लेकिन उस पे अगर इसको रख दिया जाए तो मेल्ट हो जाएगा, ये टूट जाएगा बॉन्ड, मतलब नॉर्मल हीटिंग पे। लेकिन ये सब ब्रेक नहीं होता। तो लिथियम सल्फेट नॉर्मल हीटिंग पे क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। तो लिथियम सल्फेट जब हीट करते हैं, थोड़ा सा हीट, ऐसे हीट करेंगे तो सब कुछ भी मेल्ट हो सकता है, लेकिन नॉर्मल हीटिंग पे ये केवल डिकम्पोज होता है। इसीलिए ये बनता है लिथियम ऑक्साइड और SO3 गैस बाहर निकलता है। तो आपसे एक क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ लेगा कि बताओ 4 ऑप्शन में कि किस ऑप्शन में नॉर्मल हीटिंग करने पर SO3 गैस इवॉल्व होगा। तो लिथियम सल्फेट को अगर हम हीटिंग करते हैं तो SO3 गैस बाहर निकलता है। क्या ये बातें सबको समझ में आई, जिसमें आयनिक ज्यादा उसमें थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा।
मोर आयनिक मोर थर्मल स्टेबिलिटी। ये अभी तुम्हें नहीं मिलेगा, ठीक है, अभी नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे ही तुम्हें फिर से अल्कली मेटल और अल्कलाइन मेटल पढ़ाया जाएगा ना, तो उस समय ये सब मिलेगा। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, स्टार्टिंग में ही टीच कर देता हूँ, ठीक है, ताकि बाद में तुम्हें ये ना सोचो कि वो पढ़ा ही नहीं था। तो अभी के चीजें पढ़ोगे तो उस समय आसानी से लिंक कर सकते हो। ये बाद में ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, मिलेगा तुम्हें ये, लेकिन मिलेगा अल्कली मेटल अल्कलाइन मेटल जब तुम सेपरेट पढ़ने लगोगे तब मिलेगा। मैं बताऊं क्या कहाँ मिलेगा तुम्हें, लाओ बुक देखो, ये तुम्हें मिलेगा तुम्हारे पास अगर वॉल्यूम है तो देखो, मैं बता रहा हूँ कहाँ मिलेगा ये पेज नंबर 112 पे देखो, लिथियम कार्बोनेट डिकम्पोज रेडियली और Li2O CO2, ये कार्बोनेट का है। और देखो सॉल्युबिलिटी भी लिखा हुआ है। कार्बोनेट नाइट्रेट ये सब यहाँ मिलेगा बाद में। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि मैं अगर लिथियम कार्बोनेट लिखूं तो लिथियम कार्बोनेट और सीजियम कार्बोनेट में थर्मल स्टेबिलिटी किसका ज्यादा होगा? लिथियम कार्बोनेट में और सीजियम कार्बोनेट में? और इजिली कौन डिकम्पोज हो जाएगा? और लिथियम कार्बोनेट अगर डिकम्पोज होगा तो क्या बनेगा? CO3 नहीं, CO2। CO, लिथियम ऑक्साइड और CO2। ये पेज नंबर 112 पे तुम्हें मिल जाएगा। तो बाकी के लिए लिख सकते हैं ना? अच्छा, ये अल्कली के लिए हमने लिखा, अल्कलाइन के भी लिख सकते हैं। अल्कलाइन के लिए BeCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट, बेरियम कार्बोनेट। तो जैसा हम अल्कली के लिए लिख रहे हैं वैसे हम अल्कलाइन के लिए भी लिख सकते हैं। दिस इज हैपन ओनली इन द केस ऑफ लिथियम। हाँ, लिथियम आसानी से डिकम्पोज हो जाता है ना। अब इसको हिट करोगे तो सब ऐसा बनेगा, लेकिन ये वर्ड जो, इस वर्ड पे ध्यान दो, इजिली डिकम्पोज। जलाने के लिए तो आदमी को भी जला दिया जाता है, लेकिन हीट कम देना। हाँ, यही बनेगा BeO, बेरिलियम विल बी इजिली डिकम्पोज। जो काम हम इसमें लिख रहे हैं वो काम इसमें करें। हाँ, पहला वाला इजिली डिकम्पोज जाएगा।
एक KCO3 यहाँ मिस हो गया है। यहाँ पर ओनली आयनिक और आयनिक कोवेलेंट बोथ आर, आयनिक के लिए है सब, हम आयनिक के लिए पढ़ रहे हैं। कोवेलेंट, ये बॉन्ड, ये एलिमेंट कोवेलेंट कहाँ से बनाएंगे? सोडियम पोटेशियम रुबिडियम ओनली फॉर्म आयनिक, नॉट फॉर्म कोवेलेंट, नेवर। मेटल ऑलवेज फॉर्म आयनिक, नॉट फॉर्म कोवेलेंट, नेवर। तो ये सबके लिए लिख लोगे ना? नाइट्रेट वाला भी लिख लो। नाइट्रेट वाला होगा लिथियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, रुबिडियम नाइट्रेट और सीजियम नाइट्रेट। लिथियम नाइट्रेट विल बी इजिली डिकम्पोज और इट फॉर्म लिथियम ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। बैलेंस नहीं है, हम बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन याद रखना इसमें दो गैस इवॉल्व होगा, NO2 और O2। NO2 प्लस O2, लिथियम ऑक्साइड, सोडियम डाइऑक्साइड एंड O2। ठीक है ना? तो ये केस नंबर 1 बताया, कल के लेक्चर में केस नंबर 2 बताएंगे और फिर सॉल्युबिलिटी पढ़ाएंगे। फिर सॉल्युबिलिटी पढ़ा लेंगे ना तो ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। होमवर्क में लिख लेना, तुम्हें घर से होमवर्क में लेवल 1 क्लास वर्क और होमवर्क इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन या ऑक्सीडेशन स्टेट जो भी है उस टॉपिक को कंप्लीट करना है। जो नहीं आएगा उसको राउंड करना है। डाउट जैसे लिया था ना मैंने वैसे डाउट लेंगे। फिर कल बनाओगे लेवल 2 का। हाँ, आपको एग्जाम के लिए तैयारी आज से ही कर देना है। रोज 1 आवर्स आपको डेली केमिस्ट्री, 1 आवर्स रनिंग टॉपिक के लिए और 1 आवर मतलब रनिंग पेपर का प्रिपरेशन के लिए। नहीं नहीं लिखना नहीं, इतना टाइम कहाँ है।